समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं उस विद्यालयों को बंद करने जा रही है। यहाँ ये सरकार नहीं चाहती है कि देश के सभी लोग पढ़ें, क्योंकि जब सभी लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे और ये सवाल सुनना पसंद नहीं करती है सरकार। ये सरकार सवाल सुनना पसंद नहीं करती है। ये सरकार ये चाहती है कि देश के मुट्ठी भर लोग पढ़ें और मुट्ठी भर लोगों को ही हमें नौकरी देना पड़ेगी। साथियों, अब बड़ी समस्या है। हम लोग लंबी लड़ाई वर्षों से लड़ते हुए आ रहे हैं। इस देश में रसोइया को 1000 रुपये तनख्वाह सरकार देती है, आशा कार्यकर्त्री को 1500 रुपये देती है, चौकीदार को 2500 रुपये देती है, आशा कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 3500 4000 रुपये। ऐसे 49% पद हैं जो इस देश में, जिसमें 20,000 5,000 से नीचे लोग वेतन पाते हैं। और यह सरकार इस देश में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने के लिए लाखों लाखों रुपया फीस लेती है। मनरेगा में 200 रुपये, अभी 230 रुपये दे रही है। आप बताइए कि जो मनरेगा में काम करता है 230 रुपया पाता है, और ये सरकार डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया फीस रखती है। ये सरकार इंजीनियर बनने के लिए 14 लाख रुपये फीस रखती है। तो उस मनरेगा का मजदूर, उस रसोइये का बेटा, उस आंगनबाड़ी का बेटा, उस आशा कार्यकर्त्री का बेटा, उस चौकीदार का बेटा कैसे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा? एक बड़ा सवाल है। हम इस देश में संपूर्ण शिक्षा मुक्त और एक समान चाहते हैं। जब सरकार देश आजाद हुआ तो गांव में स्कूल खोले गए कि गांव के बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैंने पूछा शिक्षा महानिदेशक से कि आप जो ग्रामीण अंचल के विद्यालयों को, जो ये प्राथमिक और परिषदीय विद्यालय हैं, इसको आप बंद करने के जो षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उस गांव का बेटा कहां पढ़ने जाएगा, किस स्कूल में जाएगा? ग्रामीण अंचलों में एक प्राथमिक विद्यालय दूसरे प्राथमिक विद्यालय से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह छोटा सा बच्चा उस प्राथमिक 3 किलोमीटर चलकर जाएगा कैसे? जो ये बड़ी साजिश है। इन लोगों ने वर्षों से माहौल बनाकर रखा है कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक पढ़ाता नहीं है। अरे भाई, जब तुम पढ़ाने दोगे तब न पढ़ाएगा। उससे तमाम सैकड़ों काम जो शिक्षा से संबंधित नहीं है उनसे लिया जाता है। आज स्कूल का अध्यापक जाता है तो पहले राशन, लौकी, कोहड़ा, टमाटर, मिर्चा, मसाला खरीदता है, वो पढ़ाने नहीं जाता है, गैस सिलेंडर लेकर आता है। इन्होंने प्राथमिक विद्यालय को रसोइया घर बनाकर रख दिया। जो है आज 70 साल बीत गए, ये लोग बहाना करते हैं कि उन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं, हम इसलिए बंद कर रहे हैं। अरे इस 70 सालों में आपने जो प्राथमिक विद्यालय बनाया, 2 कोठरी में कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। आप बताइए कि एक मास्टर पढ़ाता है, कौन अपने बेटे को उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेगा? आप 70 सालों में हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में आप डेस्क मेज नहीं दे पाए, कौन अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजेगा? तो निश्चित जानिए, जब दुकान केवल खोलेंगे और दुकान में सामान नहीं होगा, दुकान सज्जा से भरा नहीं होगा, तो कोई ग्राहक जाएगा क्या वहां खरीदारी करने के लिए? आप स्कूल कोठारी आयोग 1967 में पहला शिक्षा आयोग बना था, जिसको कोठारी आयोग कहते हैं। उसका तो कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि इस देश में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। उस आयोग ने यह कहा था कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थाएं आवासीय होने चाहिए। आज देश में 4 तरीके के विद्यालय सरकार चलाती है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए मार होता है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए मार होता है, सैनिक विद्यालय में एडमिशन के लिए मार होता है। आखिर वहां ऐसा क्या है? वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का प्रांगण, वहां का रखरखाव, वहां की व्यवस्था आप जब इस तरीके से करके दिए हो, तो मेरे गांव में जिस स्कूल में इस देश के गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उस विद्यालय को तुम आवासीय क्यों नहीं बनाते हो? नवोदय विद्यालय की तरह क्यों नहीं बनाते हो? ये साजिश का बड़ा हिस्सा है। ये सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए संकल्पित है कि देश के दलित, पिछड़े, गरीब समाज के बच्चों को पढ़ने लिखने देना नहीं चाहते। आप जरा सोचिए कि उसी महाविद्यालय में 5,000 रुपये पर बीए की पढ़ाई होती है, और उसी महाविद्यालय में
बीएड के लिए सरकार 1 लाख रुपया फीस लेती है। 1 लाख रुपया, वही डेस्क, वही मेज, वही कुर्सी, वही क्लासरूम, वही मास्टर, वही चाक, वही डस्टर। आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि अरे बेईमान, किस बात का लाखों रुपया लेते हो। इसका सीधा मतलब यह है मेरे साथियों, ये जान जाओ कि उसका सीधा मतलब यह है कि यह सरकार सभी के बच्चों को मास्टर बनने देना नहीं चाहती। सभी के बच्चों को देखिए, अंगूठा उस दौर में भी एकलव्य का काटा गया था, अंगूठा आज भी काटा जाता है। काटने का तरीका बदल गया है। वह तरीका, शिक्षा को महंगा कर दो, गरीब आदमी अपने आप ही शिक्षा से वंचित हो जाएगा। इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। आपको ऐसे झगड़ों में सरकार उलझा देती है, हिंदू मुस्लिम के सवाल पर उलझा देती है, मंदिर मस्जिद के सवाल पर उलझा देती है, और आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप अपने माँ बाप, अपने परिवार के दवाई के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप उलझ जाते हैं उन सवालों में जिन सवालों से आपका कुछ लेना देना नहीं। तो इन सवालों को ध्यान में रखिए। आपका जनप्रतिनिधि वोट मांगने आता है, उससे कभी आपने पूछा नहीं कि अरे बेईमान, तुम्हारा बेटा 5 स्टार होटल जैसे स्कूल में पढ़ता है और मेरा बेटा पीपल के पेड़ के नीचे, चपकते हुए छत के नीचे उस प्राइमरी स्कूल में क्यों पढ़ता है। इसीलिए जगदेव बाबू ने कहा था कि सबकी शिक्षा एक समान, मजदूर हो या राष्ट्रपति की संतान, और सबकी शिक्षा एक समान। आज भी मांग रहा है हिंदुस्तान, और सबकी शिक्षा एक समान। ये सवाल बना हुआ है और इस सवाल को लेकर हम लोग वर्षों से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी जितने सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं वो विद्यालय आवासीय बना दिए जाएं। मैं ये सभी राष्ट्रीय समानता दल और राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हम लड़ेंगे, अंतिम दर तक लड़ेंगे कि ये जो समायोजन की प्रक्रिया, आप जो विद्यालयों को बंद करने की जो साजिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम अपने खून के कतरा कतरा जब तक जीवित रहेंगे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस समायोजन की प्रक्रिया को आप रोकिए। हम यह समायोजन नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। मैंने पूछा शिक्षा महानिदेशक से कि 2009 में शिक्षा अधिकार कानून बना और उस शिक्षा अधिकार कानून में इस बात की संकल्पना की गई है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, एक भी लड़का शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। जब आप इन विद्यालयों को बंद करेंगे तो जिन विद्यालयों में 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों के वो बच्चे कहाँ जाएंगे। समायोजित करने से तो आपका अध्यापक चला जाएगा, बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो ये बड़ा जो संकट का समय है और यह संकट का सवाल है। आप अगर जो इस देश का जो बड़ी आबादी है, जो गरीब है, मजदूर है, वो बड़ी आबादी के लोग के बच्चों को यह सरकार शिक्षा से वंचित करने जा रही। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। और सिर्फ गरीबों के पास, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के पास न भूमि है, न शिक्षा है, न धन है। ऐसे दौर में बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक शिक्षा का हथियार है। यदि हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपने देश का और अपना भविष्य बदल लेंगे। और वह शिक्षा का अधिकार ये सरकार छीनने जा रही, आपसे छीनने जा रही। मैं महिलाओं से कहता हूँ, सही बात है, महिलाओं को पता नहीं चलता है, और उस प्राइमरी स्कूल में जिनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों को भी पता नहीं है कि यह विद्यालय बंद होने जा रहा। मेरा बेटा कहाँ पढ़ने के लिए जाएगा। ये बड़े संकट का समय है और हम लोग जो इस बात को समझ रहे हैं, रात दिन नींद नहीं आता है। और मैं और लोगों को भी बतला देना चाहता हूं कि जिस दिन गांव का प्राइमरी स्कूल बंद होगा तो जो चौराहे पर आज 500, 1000 रुपये लेकर पढ़ाते हैं, कल 5000 रुपया लेकर पढ़ाएंगे। और देश के 80% आबादी के लोगों की हैसियत नहीं होगी कि अपने बेटे को कक्षा 1 में पढ़ा पाए। केवल यह संकट गरीब लोगों का नहीं, जो ये सरकारी विद्यालयों का बंद होंगे, क्यों, जो 50,000 वेतन पाता है उसके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आज सरकार निजीकरण के दौर में
संविदा पर ठेका प्रथा पर नौकरी दे रही है 8,000, 10,000, 12,000, 18,000। अरे भाई, इस महंगाई के युग में आज कोई एक लड़का इलाहाबाद रहकर पढ़ता है तो कम से कम 15,000 रुपये महीने उसके खर्च पड़ते हैं, और तुम वेतन देते हो 1,000 रसोइया को, और ITI करने के लिए 35,000 रुपया फीस रखते हो। तुमसे बड़ा बेईमान कौन है? वह 1,000 वेतन पाने वाली रसोइया का बेटा कैसे ITI करेगा? 230 रुपया मनरेगा में मजदूरी पाने वाले का बेटा 1 लाख रुपया देकर कैसे BEd करेगा? इसलिए एक ही तरीका है इस देश में कि जब तक संपूर्ण शिक्षा मुफ्त नहीं होगा, जब तक संपूर्ण शिक्षा आवासीय नहीं होगा, तब तक इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे। इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा। और क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सरकारें चुनाव से चुनी जाती हैं, चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती हैं। ये जानिए कि दिल्ली और लखनऊ के सदन में बैठने वाले लोग तय करते हैं कि आपका बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। दिल्ली और लखनऊ के सदन में बैठने वाले लोग इस बात को तय करते हैं कि आपकी दवाई होगी कि नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि कोई ईश्वर तय करता है, कोई भगवान, कोई अल्लाह तय करता है। ऐसा नहीं है। उनके दिल्ली और लखनऊ के सदन में जिनको आप चुन कर भेजते हैं और तय करते हैं कि आपको बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तमाम सवाल हैं। आज आप सभी लोग आए और मैं भाई सुरेंद्र बौद्ध जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विद्यानंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, महिला भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे। जब मैंने यह प्रस्ताव सुरेंद्र भाई के पास रखा, सुरेंद्र भाई ने साथ में लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम अपनी बात को विराम करते हैं। चेतावनी देते हैं इस धरने के माध्यम से कि आप विद्यालयों का समायोजन बंद करिए, नहीं तो इस देश की 85% आबादी सड़कों पर उतरेगी अपने स्कूलों को बचाने के लिए, अपने अस्पतालों को बचाने के लिए। इन्हीं सवालों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और आप सभी लोगों को पुनः एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। सामाजिक न्याय की लड़ाई।